कर्मचारी बेचारा हर हाल में हर राज्य में तबाह है। कोर्ट भी इनका, कचहरी भी इनकी, अदालत भी इनके, सुप्रीम कोर्ट भी इनका, हाई कोर्ट भी इनका। कोर्ट का अगर इनको डर हो, सरकारों को डर हो, केंद्र को, राज्य को, किसी का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज केवल अकेला लड़ रहा है, इसलिए किसी का डर ही नहीं है। और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मोदी जी बड़ी बात करते हैं, मन की बात करते हैं कि सफाई कर्मचारियों की जो 25 साल से जो जीवन बर्बाद हो रहा है, उस पर भी एक बार मन की बात करके एक बार इनका भी कल्याण करने की कोशिश करें। उद्देश्य क्या था और क्या निर्णय? देखिए, आज की मीटिंग का उद्देश्य बहुत सामान्य सा था और बड़ा कठिन भी था। वो ये था कि दिल्ली में पूरे 5-5 महीने से सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला और 23 साल 1998 से लेकर के और आज तक के लोगों को, कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। तो जो परमानेंट कर्मचारी थे उनको तो 40,000 से लेकर के 50,000 रुपये वेतन मिल रहा है, लेकिन जो कच्चों में काम कर रहे हैं उनको केवल 11,000 रुपये मात्र मिल रहे हैं। वो कोरोना में भी काम किया, उसने डेंगू में भी काम किया, मलेरिया में भी काम किया, विदाउट पीपीई किट के काम किया। और सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी बड़ी सराहना करी कि डॉक्टर्स के साथ और पुलिस के साथ जो सफाई कर्मचारी थे वो वॉरियर्स थे, इन्होंने बड़ा सहयोग किया, देश के कोरोना में लोगों की मदद की, लोगों की सेवा की है। लेकिन उसके बाद स्वच्छता अभियान के स्वच्छता सिपाही को आज तक जस्टिस नहीं मिल पाया है। ये एक बहुत ही बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड धार्मिक संस्था चला रहे हैं या एसोसिएशन चला रहे हैं या डॉक्टर अंबेडकर मिशन चला रहे हैं, उनको एक साथ लेकर के आज बैठ कर के ये हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्या केवल ये लड़ाई सफाई कर्मचारियों की है? क्या ये आप लोगों की लड़ाई नहीं है? अगर ये आप लोगों की लड़ाई है तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अगर आप मानते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कहती है कि संगठित रह कर के संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो दलित उछता हुआ था, दलित बिखरा हुआ था, उसको आज एक करके ये जो सफाई कर्मचारी हैं, जो MTS हैं, जो MCD में स्कूल हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, सफाई कर्मचारी उसमें 95% लोग हैं, उन लोगों को जो जस्टिस नहीं मिल रहा था, उन लोगों को न्याय के लिए बहुजन समाज के तमाम सोशल एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवियों को आग ला करके एक जगह बिठाने का प्रयास किया गया है कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए। ब्रह्मप्रकाश जी, लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इसको, क्या मानते हैं सरकार इसमें कितनी जिम्मेवार है? देखिए, सरकार संगठनों की कमी है नहीं, एक्चुअल में क्या है, कुछ मेघ कुछ गंगा जल, कहने का मतलब है कि बरसात का कुछ पानी और कुछ बरसात के पानी के साथ साथ बाढ़ का पानी, तो तभी बाढ़ आती है। होता क्या है कि जितनी सरकार जिम्मेदार है उसमें कुछ नेता भी उसके जिम्मेदार थे कि उन्होंने आपस में अपना पार्टियों में लेकर के पार्टी लेवल पर उन्होंने अपना कोई काउंसलर के लिए बिक गया, कोई विधायक के लिए बिक गया, संस्थाएं चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, कोई समाज को इकट्ठा कर रहा है समाज की लड़ाई के लिए। लेकिन जब कभी समाज की लड़ाई की बात आती है तो वो बिक जाते हैं। इसका कारण है कि सरकार कम जिम्मेदार है। वो तथाकथित जो बीच में विश्वासघात करने वाले जो यूनियन या सफाई कर्मचारियों के या ट्रेड यूनियनों के लीडरान हैं, वो इसको बेच रहे हैं। ये कारण है कि समाज ही जिम्मेदार नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है। लेकिन सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि एक तबका जो भारत की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, वो इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इन कर्मचारियों की बात को लेकर के मंथन करे। किसानों पर लेकर के चर्चा हो रही है, किसानों के साथ साथ जो बिजनेस क्लास थे उनको 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया कोरोना पीरियड में बंद के आह्वान पर। लेकिन सफाई कर्मचारियों को क्या पैकेज दिया गया? वो 25 साल से बेचारे मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 लेयर में काम कर रहे हैं। एक लेयर काम कर रहे हैं कि जो परमानेंट कर्मचारी है उसको 40,000 50,000 मिल रहे हैं। दूसरी लेयर में काम कर रहा है संविदा कर्मचारी, जिसको 14,000 रुपये मिल रहे हैं। तीसरा कर्मचारी जो एफजीदार है, जो छुट्टियों पर काम करता है। चौथा कर्मचारी जो ठेकेदार है, जो ठेकेदार केवल उत्तर प्रदेश के अंदर 7,000 रुपये पर ही काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, राजस्थान में भी वही हाल है। सरकार चाहे किसी की भी हो,
लेकिन सफाई कर्मचारी बेचारा हर हाल में, हर राज्य में तबाह है। सरकार की जिम्मेदारी है। तो एक्शन प्लान क्या रहेगा? एक्शन प्लान हम ये नहीं बताएंगे आपको कि हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा। हमारा प्लान है सरकार को घेरने का। हम सरकार से मांगे मनवाएंगे। कहीं ना कहीं अब एक्शन होगा कहीं ना कहीं। अब इस पर एक्शन की जरूरत है, एक्शन इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। अब हम लोग रोड पर उतरेंगे, क्या करेंगे, सरकार से बात करेंगे। सर मैं दिल्ली नहीं सर, आप समस्त भारत की बात करूंगा। लगातार जो सफाई कर्मी है उसको ठगा गया है, इंसाफ उसको अभी तक मिला नहीं है। चाहे कोरोना का टाइम हो या वैसे भी रहा हो, लगातार वो गटर में उतरा है, उसने सफाई भी की है, लेकिन ना तो उसको सैलरी मिलती है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। तो अब क्या रहेगा? क्या ये जो आपकी मुहिम है इन तमाम चीज़ों से आज़ादी दिलाएगी उन तमाम सफाई कर्मचारियों को? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। दरअसल में इसको अभी तक सफाई कर्मचारी का ट्रेड यूनियन ही लीडर लड़ रहा था। उसमें जाटव समाज का लीडर नहीं लड़ रहा था, उसमें धानुक समाज नहीं लड़ रहा था, उसमें खटीक समाज नहीं लड़ रहा था, उसमें यादव नहीं लड़ रहा था, उसमें लोधा राजपूत नहीं लड़ रहा था, उसमें गुजर नहीं लड़ रहा था, उसमें माइनॉरिटी नहीं लड़ रही थी। यही वर्ग के लोग एमटीएस में काम कर रहे हैं। अब हमने उन्हीं लोगों को आह्वान किया है कि इस लड़ाई को केवल वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों तक सीमित मत रखिए। अगर आपको जरा सा भी इस समाज के प्रति दर्द है और ये आपके भाई हैं, तो आप इनकी बात को सरकार से आप बात रखिए, सरकार में बात रखिए। चाहे आंदोलन के थ्रू रखिए, चाहे वो मीटिंग के थ्रू रखिए, चाहे वो सेमिनार के थ्रू रखिए। ये बात पर हम लोगों ने आज एक पहल की है। तो क्या कहेंगे तमाम जो देश के और जो अलग अलग राज्यों में जिन्होंने संगठन अपने संभाले हुए हैं लेकिन सफाई कर्मियों की बात नहीं करते, उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और तमाम सफाई कर्मचारी जो पूरे देश का है, अब वो क्या करे, एक मैसेज। देखिए, ये एक आरोप बहुत गलत है कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करता है। अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करता है तो संगठनों की बात की है, संगठन की बात कर रहे हैं आप। संगठन काम करते हैं, लेकिन संगठन भी मजबूर हैं। संगठन मजबूर इसलिए हो जाते हैं कि सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार निकाल देता है। कोर्ट भी इनका, कचहरी भी इनकी, अदालत भी इनके, सुप्रीम कोर्ट भी इनका, हाई कोर्ट भी इनका। कोर्ट का अगर इनको डर हो, सरकारों को डर हो, केंद्र को, राज्य को, किसी का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज केवल अकेला लड़ रहा है, इसलिए किसी का डर ही नहीं है, क्योंकि वो अलग है, कमजोर है, सबसे कमजोर है। जो 7,000 रुपए वेतन पे काम कर रहा है, जो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो क्या बेचारा संघर्ष करेगा? इसीलिए तो सब लोगों को बुलाया गया है, इसीलिए तो दलित संगठनों को बुलाया गया है। अब डर पैदा होगा क्या? कोशिश तो ये है कि सारे जितने भी दलित हैं, मेरी तो सभी लोगों से आह्वान है कि दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी सब लोग एक होकर के इस कमजोर तबके की बात को सरकार के सामने रखें। और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मोदी जी बड़ी बात करते हैं, मन की बात करते हैं। आप कुंभ के मेला में पैर धोकर के लोगों का सम्मान बढ़ाते हैं, तो कम से कम एक बार इनके सफाई कर्मचारियों की जो 25 साल से जो जीवन बर्बाद हो रहा है, उस पर भी एक बार मन की बात करके एक बार इनका भी कल्याण करने की कोशिश करें। मेरी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप हर बात में संज्ञान लेते हैं, किसानों का संज्ञान लिया, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट माध्यम से, आपने उच्च न्यायाधीश के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायाधीश के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से एक बार भी आपने सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर एक बार भी आपने कड़ा रुख नहीं अपनाया, सरकार को अपने यहाँ पर अदालत में बुलाया नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? देश के राष्ट्रपति दलित हैं, क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं है? इस सो कॉल्ड संगठन चलाने वाले सामाजिक समरसता मंच की नहीं है क्या? आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सिख सरदारों के संगठन की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वामसेफ की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो इस देश के निवासी नहीं है क्या? सफाई कर्मचारी इस देश के निवासी हैं। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भाई सबसे कमजोर है, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जो सफाई कर्मचारी का काम करने के बाद उसको मेडिकल कार्ड नहीं मिला हुआ है, जो इलाज नहीं करवा पा रहा है, उसके इलाज की सुविधा हो। क्या देश नहीं चाहता? क्या बाकी लोग नहीं चाहते? अरे अगर ये सफाई नहीं करेंगे, अगर 15 दिन से सफाई का काम नहीं हुआ है, दिल्ली सड़ गई है, अगर ये पूरे देश में अगर व्यवस्था ठप कर देंगे, पूरा देश में महामारी फैल जाएगी। एक कोरोना था, दूसरा कोरोना का बाप पैदा हो जाएगा महामारी से। सरकार को समझना चाहिए। और ये एक शुरुआत है, अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार इतने सारे आयोग हैं, सफाई कर्मचारी आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, और भी बहुत सारे आयोग हैं जो कि जनता की कहीं ना कहीं फेवर की बात करते हैं, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है सारे खामोश होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, मानव अधिकार आयोग, जब कभी तंदूर कांड होता है तो मानव अधिकार आयोग निकलकर तुरंत आ जाता है। तब कभी कोई और दूसरा कांड होता है तो मानव अधिकार आयोग निकलकर तुरंत आ जाता है। लेकिन सीवर में एक दिन के अंदर 7 लोग दिल्ली में मर जाते हैं और एक महीने के अंदर 40 लोग
मौत को प्राप्त हो जाते हैं सीवर में, लेकिन मानव अधिकार आयोग नहीं जानता। शेड्यूल कास्ट आयोग को इतनी पावर नहीं दी गई कि वो जुडिशरी डिसीजन लेकर के उनको दंड दिलवा सके, वो रिकमेंडेशन करता है। सफाई कर्मचारी आयोग जो बनाया गया है, वो भी सफाई कर्मचारी आयोग को भी कोई पावर नहीं दी गई है। और अब तो पूरे 1 साल से सफाई कर्मचारी आयोग हो या शेड्यूल कास्ट आयोग हो या शेड्यूल टाइप्स आयोग हो, सारे आयोग सरकार ने बंद कर रखे हैं। बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे सरकार का? सरकार नहीं चाहती है कि ये आयोग के माध्यम से लोगों का भला हो। जो सरकार है उसको चाहिए कि शेड्यूल कास्ट आयोग को तुरंत बहाल करे और उसमें मेंबर्स ज़्यादा बढ़ाए। उसमें जो कर्मचारीगण हैं, वो पूरा देश है, पूरे देश में 30% शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट 30% शेड्यूल कास्ट का मतलब है 35 करोड़ 40 करोड़ शेड्यूल कास्ट है। 35-40 करोड़ में से कितने करोड़ लोग कर्मचारी हैं, उनकी जो व्यथा है, उनका जो दर्द है, उसका निवारण करने के लिए शेड्यूल कास्ट आयोग में केवल मात्र 20-25 कर्मचारी हैं, 25 से 30 कर्मचारी। वहां पर कम से कम 2500-3000 कर्मचारी होने चाहिए। आयोग में मेंबर कम से कम 50 आयोग के मेंबर होने चाहिए। चेयरमैन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वहां पर उनको एक पावर मिलनी चाहिए कि अगर शेड्यूल कास्ट कमीशन आयोग का अगर कोई ऑर्डर नहीं मानता तो उसके ऊपर एक और उसके ऊपर धारा लगनी चाहिए। ये एक अमेंडमेंट होना चाहिए। सफाई कर्मचारी आयोग भी बनना चाहिए। सफाई कर्मचारी आयोग है, राज्य सरकारों में भी है, लेकिन सफाई कर्मचारी वही हालत के लिए जिम्मेवार कौन है फिर? सरकार जिम्मेदार है, ये देश की व्यवस्था जिम्मेदार है। आयोग पे तो कहीं ना कहीं समाज का ही आदमी बैठा हुआ है। सरकार जो आयोग में गठित करती है, वो ऐसे लोगों को गठित करती है। पिछली बार सरकार के जो सफाई कर्मचारी आयोग था, एक तो ऐसे महात्मा जी थे जो बाल रखते थे, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, पूजा पाठ करते रहते थे। अरे आपको पूजा पाठ करवानी थी तो उनको मंदिर में महंत बना करके बिठा दिया गया होता, उनको आयोग में क्यों भेजा था? अगर आयोग में भेजना है तो कानून के जानने वाले लोगों को भेजिए। सफाई कर्मचारी का जो सफाई कर्मचारी नायक है उसको भेजिए, जो लीडर है उसको भेजिए। आप एक उठा के दे देते हैं तमिलनाडु से, एक उठा के देते थे इधर से, एक उठा के दे देते हैं उधर से, और ऐसा काठ का आदमी बना के बिठा देते हैं जो इशारों पर चलता है सरकार के। वो ये आयोग, इससे बेहतर है कि आयोग को बंद कर देना चाहिए। जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उस आयोग को बंद कर देना चाहिए। प्रदेशों में आयोग हैं, वो भी सरकार का एक सर्कुलर निकलना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट आयोग चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, उस आयोग के नियम को जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, उसको जेल भेजा जाएगा। ऐसा दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। 2016 का पेंडिंग केस है। प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के सारे विभागों में रिजर्वेशन को लेकर के एक भी प्रमोशन लिस्ट आउट नहीं हो रही है, लेकिन 10% जो कैबिनेट ने पास किया उस पर रातों रात 24 घंटे काम हो गया। क्यों भाई? क्या केवल 10% आरक्षण जो आए हैं लोग हैं, केवल इस देश के अंदर वही गरीब हैं, बाकी नहीं है? जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं, मैं एक सवाल उनसे करना चाहता हूं, क्या आपने कभी बिगर आरक्षण के तीनों सेनाओं में विरोध किया? क्या विरोध किया? पूरे भारत में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 10 शेड्यूल कास्ट के एनडीए में चयनित हुए कैंडिडेट का मुझे टेलीफोन नंबर दे, मैं आज के बाद सोशल एक्टिविज्म का काम बंद कर दूंगा। पूरे भारत में 1 साल के अंदर 10 भी नहीं पैदा होते हैं। क्या जब आईएएस सेलेक्ट होता है, आईएएस को टॉप कर सकता है, आईआईटी को टॉप कर सकता है, आईआईएम को टॉप कर सकता है, एमबीबीएस को टॉप कर सकता है, क्या एनडीए टॉप नहीं कर सकता? कहीं नियत में कहीं ना कहीं खोट है ना। जहां आरक्षण नहीं है तीनों सेनाओं में, वहां हमारे अधिकारी एक भी नहीं है। एक भी आज तक शेड्यूल कास्ट का कर्नल, ब्रिगेडियर आज तक नहीं पैदा हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्या इस देश में शेड्यूल कास्ट बहादुर नहीं है क्या? देश की आजादी में जनरल डायर को मारने वाला दलित था। इस देश में जनरल डायर को मारने वाला, जिसने जलियांवाला बाग कांड किया था, उसने भी लंदन में जाकर के बदला लिया था कि वो बहादुर नहीं था। जब चाइना से युद्ध हुआ था तो महार रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उसमें भी अग्रणी भूमिका महार रेजिमेंट ने निभाई थी। और जब पाकिस्तान के साथ अभी वाजपेयी जी की सरकार में युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा दलितों ने और मुस्लिमों ने शहादत दी थी उसमें। मैं उसको शहादत को जातिवाद में नहीं बांटना चाहता, लेकिन वहां 16 लाख आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लोग हैं। वहां पर बिगर रिजर्वेशन के लोग राजपूताना रेजिमेंट लेके बैठे हुए हैं, सिख रेजिमेंट लेके बैठे हुए हैं, उसका कोई विरोध नहीं करता है। जो आईआईटी के अंदर रिजर्वेशन है उसमें डिफेंस के लोगों का कट ऑफ मेरिट और शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ मेरिट, जो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें शेड्यूल कास्ट की जाती है 1 लाख, 1.25 लाख, एसटी की जाती है 2.5 लाख, लेकिन भूतपूर्व सैनिक के रिजर्वेशन कितना जाता है, उसकी मेरिट कितनी जाती है? 6 लाख, 7 लाख। उसका कोई विरोध नहीं करता है भाई। क्यों? जहां दलित को देने की बात आती है उसका तुरंत विरोध पैदा हो जाता है।
इस पर हमें अपने देश के बुद्धिजीवी लोगों को ये आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, ब्राह्मण को भी आना पड़ेगा, राजपूत को भी आना पड़ेगा कि जो इस देश का गरीब है, दलित है, कुचला है, उसको न्याय देने के लिए क्या केवल यही समाज चिल्लाता रहेगा, दलित समाज चिल्लाता रहेगा? क्या सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग जो इतने महात्मा बने हुए हैं, इतने संत बने हुए हैं, महंत बने हुए हैं, अखाड़ों के संत बने हुए हैं, अखाड़ों के महामंडलेश्वर बने हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इनकी आवाज को उठाएं? हरिद्वार में जो निरंजन अखाड़ा है, इलाहाबाद में जो अखाड़े हैं, उनके महंत भी उठाएं, बनारस में जो शंकराचार्य हैं वो भी उठाएं, उज्जैन के जो मंदिर के महाकालेश्वर मंदिर के जो महाकालेश्वर मंदिर के जो पीठेश्वर हैं वो भी इस आवाज को उठाएं, जो त्रिवेंद्रम में पीठेश्वर बैठे हुए हैं वो भी इनकी आवाज को उठाएं। क्या दलित की जिम्मेदारी उठाने की, आवाज उठाने की क्या केवल दलित की जिम्मेदारी रह गई है? उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मेरी सभी हाथ जोड़कर विनती है सभी लोगों से, दोस्तों हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, आरक्षण का विरोध करना बंद करो। देश को किस तरफ ले जाना चाहते हो? देश को मॉब लिंचिंग की तरफ मत ले जाओ। ये जहर लोगों के दिलो दिमाग में भर रहा है और ये डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है, ये जो देश में इंटर कलह जो हो रही है, अंतर कलह जो हो रही है, इस कलह को बंद करो। लोग सत्ता में आने के लिए आपस में लड़ा रहे हैं, इस लड़ाई को बंद कर दो, गृह युद्ध को बंद कर दो। ये देश बड़े खून पसीने की कमाई से लोगों ने सींचा है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेगा, देश की एकता से आगे बढ़ेगा। आरक्षण से देश कमजोर नहीं होगा, आरक्षण में आने वाले लोगों से देश मजबूत होगा, क्योंकि देश में जब उन लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो वह बाजार में खरीदारी करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक आदमी को ताकत देने से देश मजबूत नहीं बनेगा, अडानी अंबानी को पावर देने से देश मजबूत नहीं बनेगा। सरकार को चाहिए कि कॉरपोरेट को फंडा छुड़ा करके अपने हाथ में सत्ता ले और कॉरपोरेट से लोगों को बेचना बंद करे, रिजर्वेशन को बहाल करे, लोगों को रोजगार दे, बेरोजगारी पे बात करे। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो देश में गृह कलह जो हो रही है उस पर रोक लगे, तिरंगे झंडे का सम्मान हो। मेरा किसानों से भी अनुरोध है, किसी की हत्या ना हो। अपनी मांग मनवाने का तरीका बहुत अच्छा चल रहा था। सरकार से मेरा अनुरोध है कि सफाई कर्मचारियों को भी ध्यान दे और इनकी मांगों को लेकर के एमसीडी से लेकर के पूरे देश के अंदर सब लोगों को परमानेंट किया जाए। और 100 बातों की एक बात, ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। धन्यवाद।